इस एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि स्पेस ट्रेड फेयर में जब बोधिसत्व एशियन ट्री के बारे में बताया गया तो सभी उसे पाने की चाह में एशियन वेस्टलैंड रीजन की तरफ निकल गए थे। जियोयान भी अपने साथियों के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ लौट रहा था, पर रास्ते में उन पर स्कॉर्पियन ब्रदर ने हमला किया। जियोयान ने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का इस्तेमाल करके अर्थ स्कॉर्पियन को खत्म कर दिया था। साथ ही उसे रिवार्ड के तौर पर वज्रा गिलास टेक्निक मिली। जियोयान और मास्टर काफी समय से परेशान थे। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के नक्शे को समझ नहीं पा रहे थे, पर जब जियोयान ने अपनी एवरली फ्लेम का इस्तेमाल किया तो उनके सामने कुछ टेस्ट उभर कर आए थे, जिनके अनुसार 3 साल बाद एक फिनोमिनन दिखाई देगा जब जियोयान उस डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर सकता था, पर इसमें काफी ज्यादा खतरा था। इसीलिए जियोयान को बोधिसत्व एशियन ट्री को हासिल करके 3 साल के अंदर फाइट संत बनना था, वरना फाइट संत बनना हेवन पर चढ़ने के बराबर था। फॉलिंग स्टार पवेलियन के ग्राउंड में एक तेज एनर्जी दिखाई दी थी, जिससे सभी उसकी तरफ आकर्षित होकर वहां आ गए थे। ये एनर्जी इतनी तेज थी कि एल्डर को भी इससे परेशानी हो रही थी और वो पूछते हैं कि आखिर क्या है और ये सब कौन कर रहा है। याओ लाओ बताते हैं कि ये यंग पवेलियन मास्टर जियोयान है। जियोयान उस वज्रा ग्लास बॉडी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने फाइनली उस जाइगेंटिक ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है। सभी इससे हैरान थे। इस ग्लास बॉडी में कई सारे मार्क भी उभर आए थे। याओ लाओ सभी को बताते हैं कि एक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है और इसमें कई तरह की यूनिक क्वालिटी यानी विशेषताएं क्षमताएं होती है। जियोयान अपने वज्रा बॉडी को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। याओ लाओ खुश हुए कि ये अभी भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, पर ज्यादा एनर्जी की खपत होने से वो किंग कॉन्ग बॉडी नष्ट हो जाती है। जियोयान काफी कमजोर महसूस कर रहा था। वो कहता है कि अफसोस की बात है कि मैं इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को केवल 7 फीट तक ही बड़ी कर पाया, जो अभी भी 99 फीट की ऊंचाई से काफी दूर है। दरअसल इस किंग कॉन्ग बॉडी की प्रैक्टिस करने वाला कल्टिवेटर अपनी क्षमताओं के अनुसार इस बॉडी को 99 फीट जितना विशालकाय बना सकता था। याओ लाओ और उसके सभी दोस्तों को फिक्र होती है और वो उसे संभालने के लिए उसके पास आ जाते हैं। याओ लाओ पूछते हैं कि बच्चे क्या तुम ठीक हो। जियोयान मास्टर और अपने साथियों को बताता है कि मेरे घाव इतने ज्यादा गहरे नहीं है, आप मेरी इतनी फिक्र ना करें। बचपन से ही मैंने काफी हार्ड ट्रेनिंग ली है, जिससे मेरा शरीर इन हेवनली ट्रेजर और कई प्रकार की बाहरी शक्तियों को संभालने में सक्षम है, वरना मैं कभी भी इतनी सफलता को हासिल नहीं कर पाता। मेरी जगह अगर किसी साधारण इंसान ने इसकी प्रैक्टिस की होती तो इस एनर्जी से उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती और वो मारा जाता। याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हारी करंट बॉडी कंडीशन के अनुसार तुम्हें दोबारा इस किंग कॉन्ग बॉडी को एक्टिवेट करने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक इंसान कोड़े मार मार कर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि फिर किसी भी खतरे का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर तुम 9 फुट की गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें और अधिक उत्तेजना यानी सिमुलेशन की जरूरत होगी। इसीलिए तुम खुद पर इतना दबाव मत दो। किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती है। याओ लाओ कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम जरूरी मामलों पर बात करें। मैंने उससे बोधिसत्व एशियन ट्री के बारे में जांच की और मुझे पता चला कि हमें स्पेस ट्रेड फेयर में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी वो वाकई सच है। एशियन वेस्टलैंड रीजन के ही किसी इलाके में वो प्राचीन पेड़ दिखाई देगा। जियोयान पूछता है कि हमें वहाँ के लिए कब रवाना होना चाहिए, जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी जाओगे उतना ही बेहतर होगा। तुम्हें आधे से ज्यादा महीना एकांत में कल्टिवेशन करते हुए गुजर गया है, जिससे अभी तक कई सारे पावरफुल एशियन सेट के लोगों ने उस एशियन रियल्म में प्रवेश कर लिया होगा। जियोयान उनकी बातों को समझ गया और बोला, मास्टर आप निश्चित रहे, मैं उस बोधिसत्व एशियन ट्री को हासिल करके रहूंगा, इसीलिए अब मुझे निकलना होगा। मेडुसा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, तो लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन भी बोली, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जियोयान हमें भी ले चलो ना। मास्टर मुस्कुरा रहे थे। वो एल्डर तियानुओ से कहते हैं कि आपको यहीं रुकना चाहिए और फॉलिंग स्टार पवेलियन को मेंटेन करने में मदद करनी होगी। तियानुओ कहते हैं कि बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होगा, इससे मेरी बूढ़ी हड्डियों को आराम करने के लिए कुछ वक्त भी मिल जाएगा। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि अब सब कुछ तुम चारों पर डिपेंड करता है, इसीलिए संभल कर आगे बढ़ना और याद रहे, अगर तुम्हारा किसी ऐसी समस्या से सामना हो जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम खुद पर ज्यादा जोर मत देना और मुझे वहाँ बुला लेना। तुम जैसे ही इस स्पेशल जेट को क्रश करोगे, थोड़े ही वक्त में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। जियोयान उस स्पेस जेट को ले लेता है। मास्टर को अभी भी जियोयान की काफी फिक्र थी, इसीलिए वो उसे दोबारा याद दिलाते हैं कि बोधिसत्व एशियन ट्री
ट्री का प्रलोभन काफी बड़ा है और उस एशियन रीजन में काफी पावरफुल कल्टिवेटर के साथ कई सारे खतरे छिपे हुए हैं। साथ ही एशियन क्लैन के लोग भी वहाँ मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए तुम्हें उस बोधिसत्व एशियन ट्री को पाने में काफी परेशानी होगी, पर मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। ये ट्रिप तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर तुम्हें फ्लेम एम्परर बनना है और फायर संत बनकर ही तुम डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्राप्त कर पाओगे। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। अब हमें एशियन वेस्टलैंड रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैकड़ों कल्टिवेटर लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। सभी उस बोधिसत्व एशियन ट्री को पाने की चाह में अंधे हो चुके थे, इसीलिए वो बिना किसी परवाह के आगे बढ़ रहे थे और हर कोई यही कह रहा था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसका नाश कर दूंगा। एशियन ट्री सिर्फ मेरा है। मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन भी पहले से ही वहाँ एक पहाड़ पर मौजूद थी। मेडुसा इतने सारे लोगों को देख कहती है कि इन सभी लोगों की हरकतों को देख ऐसा लग रहा है जैसे ही अपना दिमाग खो चुके हैं। जियोयान आगे नजर रखने गया था और अब वो भी लौट आया। वो कहता है कि अगर ये लोग आगे जाकर फ्रंट गार्ड बनना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा है। आगे इनके ऊपर जो मुसीबतें आएगी उनसे हम पहले ही बच जाएंगे। मैंने देखा है कि यहाँ कई मात्रा में जहर मौजूद है। यहाँ जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि फाइट वेनरेट लेवल के पेटिशनर भी यहाँ मारे जाते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। जियोयान जवाब देता है कि हम पहले इन लोगों को फॉलो करेंगे और फिर सिचुएशन के हिसाब से कार्य करेंगे। वो चारों भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ काफी सारी फॉग होती है। वहाँ बहुत से विशालकाय जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे और इस हवा में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लिटिल फेई डॉक्टर समझ गई थी कि इस हवा में जरूर जहर मौजूद है, इसीलिए अपने साथियों को एंटी पॉइजन पिल देती है जिसे वो खा लेते हैं। वो बताती है कि इन पिल की वजह से ये पॉइजनस मिस्ट आप सभी की बॉडी में एक रेजिस्टेंस प्रदान करेगी जिससे जहर आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर वहाँ आगे एक फाइट वेनरेट लेवल के पेटिशनर की लाश पड़ी होती है जो इस जहरीले कोरे का सामना नहीं कर पाया और मारा गया था। जियोयान हैरान हुआ कहता है कि जरूर इस कोरे में कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि एक फाइट वेनरेट अगर टाइटली अपनी बॉडी को डुक्यू से कवर कर ले तो वो जहर से बच सकता है, पर ये जिंदा नहीं बचा। मतलब यहाँ की हवा काफी ज्यादा जहरीली होनी चाहिए। लिटिल फेई डॉक्टर को भी कुछ अजीब लगता है और वो अपनी पॉइजन से इस मिस्ट को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ कोरे में काफी सारे छोटे छोटे कीड़े मौजूद हैं जो जेलीफिश की तरह नजर आ रहे थे। वो घबरा गई और अपने साथियों के साथ नीचे मैदान पर आ जाती है। जियोयान पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम हमें अचानक नीचे क्यों ले आई? पर उसने अपने पास आने से जियोयान को मना कर दिया और अपने मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए वो बताती है कि ये कोई आम कोरा नहीं है, इसमें जहर नहीं बल्कि जहरीले कीड़े मौजूद है जो अंदर से हमारी बॉडी को खोखला कर रहे हैं और वो वॉयफुल पॉइजन पावर से उन सभी कीड़ों को बाहर निकाल कर फेंक देती है। जियोयान घबरा गया, वाकई ये पॉइजन इंसेक्ट है। लिटिल फेई डॉक्टर बताती है कि ये पॉइजन इंसेक्ट काफी ज्यादा छोटे हैं जिससे ये आंखों से दिखाई नहीं देते, पर इन लाखों कीड़ों ने एक साथ मिलकर इस जहरीले कोरे का निर्माण किया हुआ है और ये आसानी से किसी के भी डुक्यू प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और बिना किसी निशान के ही हमें मार डालते हैं। जैसे वो पेटिशनर वहाँ मरा पड़ा था, पर मेरे पास वॉयफुल पॉइजन बॉडी मौजूद थी जिससे मैंने अपनी बॉडी में मौजूद सारे पॉइजन इंसेक्ट को पहले ही मार दिया है। लेकिन तुम अब क्या करोगे? वो तीनों परेशान हो जाते हैं। हेड पर जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी बॉडी में मौजूद कीड़े उस हेवनली फ्लेम से जलकर राख होने लगते हैं। जियोयान बताता है कि अभी तक हमारी बॉडी में सैकड़ों कीड़े घुस चुके थे। अगर वक्त पर हमें पता नहीं चलता तो हम जिंदा नहीं बच पाते। वो मेडुसा और किंगलिन से भी कहता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को भी साफ कर दूंगा। और वो अपनी हेवनली फ्लेम को उन दोनों की बेक के थ्रू बॉडी में प्रवाहित कर देता है जिससे वो सारे कीड़े जो अंदर मौजूद थे वो मारे जाते हैं। अब वो सभी सेफ थे, पर आगे बढ़ने पर वो कीड़े वापस उनकी बॉडी में घुस सकते थे। इसलिए जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम के चक्र को एक्टिवेट करके आसपास मौजूद सभी कीड़ों को दूर कर देता है और वो मेडुसा और बाकी दोनों से कहता है कि तुम सभी मेरे पास रहना, मैं एक फायर शील्ड बना रहा हूँ जिसमें वो कीड़े प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखते देखते हेवनली फ्लेम से वहाँ एक शील्ड बन जाती है। लिटिल फेई डॉक्टर तारीफ करते हुए कहती है कि काफी सौभाग्य की बात है जियोयान, तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है और ये कीड़े इस फ्लेम से डरते हैं। जियोयान बताता है कि पॉइजन इंसेक्ट स्वाभाविक रूप से काफी ठंडे होते हैं और हेवनली फ्लेम इस दुनिया की सबसे गर्म फ्लेम है, इसीलिए निश्चित रूप से ये कीड़े फ्लेम से डरते हैं और अब वो वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं अब हमें यूनियन को दिखाया जाता है जो अपने फ्लावर सेक्ट डिसिबल के साथ इस एशियन रियल्म में आई होती है, पर उस पर
प्रोफाउंड स्काई सेक्टर के लियांग जुन ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। वो बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। यूनियन अपनी डिसिबल से कहती है कि तुम मौका देकर यहाँ से भाग निकलो और मदद लेकर वापस आ जाना, जिससे 4 डिसिबल वहाँ से निकल जाती है। पर लियांग जुन अपने साथियों से उनका भी पीछा करता है। यूनियन नालन और बाकी डिसिबल से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाना, मैं इन प्रोफाउंड स्काई सेक्टर के कमीनों को रोकर रखूंगी, और लियांग जुन पर हमला कर देती है। पर लियांग जुन उससे ज्यादा पावरफुल था और वो अपने साथियों के साथ फॉर्मेशन बनाकर उन पर हमला कर रहा था। दरअसल वो अपनी पिछली शिकायतों का बदला लेना चाहता था। वहीं जियोयान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उनका सामना भयानक बिस्ट से होता है, जिन्हें मारकर वो उनके बिस्ट कोर को हासिल कर लेते हैं। हर तरफ से उन्हें बिस्ट की आवाज आ रही थी। जियोयान कहता है कि ऐसा लगता है कि अब हम असली रूप से एशियन डोमेन में प्रवेश कर गए हैं। वहाँ वो इंसेक्ट फॉग मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो अपने बैरियर को हटा लेता है और वो बोधिसत्व सीट की मदद से बोधिसत्व एशियन ट्री की लोकेशन का पता करने की कोशिश करता है, पर वो बीच कोई भी हलचल नहीं दिखा रहा था। जियोयान कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो बोधिसत्व एशियन ट्री यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, जिससे ये सीड उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पा रहा। लेकिन हम इसे बोधिसत्व सीट से थोड़ी बहुत मिलने वाली हलचल के थ्रू ही आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही उस बोधिसत्व एशियन ट्री के पास पहुंच जाएंगे। पर तभी उन्हें तेज धमाके की आवाज आती है। साथ ही उसे लड़कियों की दर्द भरी आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो 10 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।